Hello friends and welcome to the Cutup Show and please do like share and subscribe my channel and किसी ने अगर जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सके। और आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर। ठीक है, इसको हम लोग कम से कम टाइम में फिनिश करने का कोशिश करेंगे। एज़ यू नो कि हिस्ट्री का चैप्टर जो है हम लोग ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री मैंने 50 मिनट में बताया है, मेडिएवल हिस्ट्री 1 आवर एंड 50 मिनट्स के अप्रोक्स में बताया है। और वहीं मैंने कल मॉडर्न हिस्ट्री का भी फिनिश कर चुका हूँ जो कि 1.5 घंटे के अप्रोक्स में है। सो अगर जो आप लोगों ने नहीं देखा है तो हिस्ट्री विद इन 4 आवर्स में एक प्लेलिस्ट है मेरा इसी चैनल पर, द कट ऑफ शो के चैनल पर, जिसका कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर कमिंग टू द टॉपिक दैट इज़ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोग यूनिवर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही होगा कि कॉस्मोलॉजी जो है स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कहा जाता है। मतलब यूनिवर्स का जो स्टडी हम लोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। ठीक है, कॉस्मो का मतलब होता है यूनिवर्स और लोगो का मतलब होता है साइंस। मतलब साइंस ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड एज कॉस्मोलॉजी और स्टडी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में हम लोग जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं गैलेक्सी के बारे में। हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं? तो हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। ठीक है, ये कब फॉर्म हुआ था? 5 बिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन बिग बैंग को बारे में एक ब्रीफ डिटेल मैं दे देता हूँ कि बिग बैंग वो था जब यूनिवर्स का जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वहीं से हमारा यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था। तो जब यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था उससे 5 बिलियन ईयर्स के बाद हमारा गैलेक्सी मिल्की वे फॉर्म हुआ था। ठीक है, एक और गैलेक्सी का नाम हम लोग जानते हैं ड्वार्फ गैलेक्सी, जो कि लेटेस्ट नोन गैलेक्सी है। मतलब अभी जो प्रेजेंट में नोन गैलेक्सी हम लोग जानते हैं वो ड्वार्फ गैलेक्सी। और मिल्की वे तो हम लोग जानते ही हैं, मिल्की वे हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं। यूनिवर्स जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक एटमॉस्फेयर और दूसरा स्पेस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बिग बैंग थ्योरी, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है कि ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है बिग बैंग थ्योरी से ही स्टार्ट हुआ था। इसे कहा किसने था? जॉर्ज लेमिटर ने। तो ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का नियरेस्ट स्टार कौन सा है। तो एज हम लोग जानते हैं कि सन जो है हम लोगों का नियरेस्ट स्टार है, लेकिन अगला नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार कौन सा है हम लोग का? क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार का मतलब हुआ कि पहला नियरेस्ट स्टार सन है और दूसरा नियरेस्ट स्टार कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार, अगला नियरेस्ट स्टार। ठीक है, तो लाइट को 4.3 ईयर्स लगता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी में पहुंचने में। और आप लोग जानते हैं लाइट का स्पीड क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो सोचिए, अगर जो आप 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलते हैं तब भी आपको 4.3 ईयर्स लग जाएंगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी पर पहुंचने में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे सन सिस्टम और प्लैनेट सिस्टम के बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि टोटल 8 प्लैनेट्स हैं हमारे यूनिवर्स में। कौन कौन से हैं? तो हम लोग इसको सन से कितनी दूरी पर है उसके आधार पर हम लोग देखते हैं। तो सन से सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा है? मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ठीक है, तो यही 8 हम लोग के प्लानट हैं। ठीक है, इसको याद रखने के लिए मैंने एक कोड बनाया है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ये कोड याद रहे। मरवे अर्थ में जासुन। ठीक है, मरवे, मर से मतलब मरकरी, वे मीन्स वेनस, वेनस जो है सेकेंड नियरेस्ट प्लानट है टू द सन, फर्स्ट नियरेस्ट प्लानट टू द सन मरकरी। थर्ड अर्थ, मे से हो गया मार्स, जासुन, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, ऊ शून्य में एस यू एन आएगा तो यू फॉर यूरेनस और एन फॉर नेपच्यून। लास्ट के जो 4 प्लानट हैं, जैसे 5, 6, 7, 8 नंबर के प्लानट जो कि सन से दूरी के हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, उसको हम लोग बोलते हैं गैसियस प्लानट। ठीक है,
साइज ऑफ सोलर सिस्टम कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, तो साइज ऑफ सोलर सिस्टम कितना होगा, 10⁵ एटॉमिक यूनिट। AU का मतलब हो गया एटॉमिक यूनिट। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में। तो हर एक जो मेंबर्स है प्लानेट एलोंग विथ सन, उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। सन के बारे में पढ़ते हैं। सन का साइज़ कितना है, 13 टाइम्स हैवियर दैन डेट ऑफ, मीन्स 13 टाइम्स डेट ऑफ अर्थ। अर्थ का जितना साइज़ है उसका 13 गुना सन का साइन है। एज मैंने ऑलरेडी बता दिया, नियरेस्ट स्टार टू अर्थ कौन सा है, सन, और नेक्स्ट नियरेस्ट कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। डायमीटर कितना है, 14 लाख किलोमीटर। इसमें 71% हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है एंड 2.5% अदर गैसेज हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यहाँ पर होता है, ठीक है। और इसका सरफेस का टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कोई पूछेगा सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन कितना है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यहाँ पर होता है, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं कि सेंटर का जो टेम्परेचर है, ऑब्वियस सा बात है, अर्थ का भी जो सेंटर का टेम्परेचर है वो सरफेस के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये तो सन है, सन का जो सेंटर का टेम्परेचर रहेगा और सरफेस का टेम्परेचर रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो कितना ज़्यादा है, देखिए यहाँ सरफेस पे 6000 डिग्री सेल्सियस है और सेंटर पर 15 लाख डिग्री सेल्सियस है। तो इसे याद रखिएगा। एक फोटो स्फेयर बोला जाता है शाइनिंग सरफेस ऑफ द सन। जो सन का जो सरफेस है जो शाइन कर रहा होता है बाहर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो स्फेयर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग एक आउटर लेयर जो रहता है सन एटमॉस्फेयर का, विच इज मेड अप ऑफ थिन हॉट गैसेस एंड इज कॉल्ड एज कोरोना। ये वो कोरोना नहीं है जो बीमारी है, बट आउटर लेयर ऑफ द सरफेस जो कि हॉट गैसेस से मिलकर बना रहता है, ठीक है। यहाँ पर ये सब गैस है। मान लीजिए ये अगर जो सन है, तो ये सब जो आउटर लेयर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं, ठीक है। और टेलीस्कोप जिससे कि हम लोग कोरोना को देखते हैं, उस टेलीस्कोप को क्या बोलते हैं, कोरोनाग्राफ। तो अगर जो कोई पूछा कोरोना को देखने के लिए किस टेलीस्कोप का यूज़ होता है, तो कोरोनाग्राफ। चलिए ठीक है। डिस्टेंस अर्थ से कितना डिस्टेंस है ये आप लोग जानते होंगे, 150 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है। इसका डाया कितना है, 14 लाख किलोमीटर, याद रखिएगा। जुपिटर जो है लार्जेस्ट प्लैनेट है और वहीं मरकरी जो है स्मॉलेस्ट प्लैनेट। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं, मरकरी के बारे में पढ़ते हैं। मरकरी मरकरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मरकरी के 0 सैटेलाइट्स हैं। ये जो मैंने ऐसे लिखा है, ये इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ सैटेलाइट कितने हैं इस प्लैनेट के, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ सैटेलाइट इसके कितने हैं, 0 नेचुरल सैटेलाइट। मरकरी में वाटर नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हॉट है, ठीक है। इस पे गैस नहीं है। नो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट लाइक ओजोन, ओजोन लेयर नहीं है। जैसे अर्थ को गर्मी से बचाने के लिए, सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए एक तरह का लेयर रहता है जिसको कि ओजोन लेयर बोलते हैं, जिससे कि हम लोग को उतना एक्सटेंसिव हीट नहीं मिल पाता है। नहीं तो अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग के सरफेस पे आएगा। उसी को बचाने के लिए ओजोन लेयर जो है एक सरफेस है जो कि अर्थ और सन के बीच में है, लेकिन ऐसा कोई सरफेस मरकरी पर नहीं है। तो यहाँ ना ही पानी है, बहुत ज़्यादा हॉट है, और कोई गैस भी नहीं है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं वेनस, ठीक है। इसको शुक्र भी बोलते हैं। इसके भी कोई सैटेलाइट्स नहीं है, ठीक है। ये जो है ब्राइटेस्ट प्लैनेट है और नियरेस्ट टू अर्थ है। आप लोगों ने पढ़ा ही था, मरवे अर्थ में जा सुन। तो वे मीन्स वेनस और उसके बाद अर्थ आता है। तो अर्थ के नज़दीक में कौन सा है, वेनस है, ठीक है। और मरकरी वैसे भी देख रहे हैं सन से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो ये हॉट तो होगा ही, ठीक है। देखते हैं अब हम लोग। ब्राइटेस्ट प्लैनेट है और नियरेस्ट टू अर्थ है। इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दिन का स्टार या फिर इवनिंग का स्टार के नाम से भी जानते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इसको अर्थ का बहन भी माना जाता है, अर्थ ट्विन के नाम से जानते हैं इसे, ठीक है। पृथ्वी की बहन किसको बोलते हैं, वेनस को, शुक्र को। हॉटेस्ट प्लैनेट है ये, जो है मरकरी से भी ज़्यादा हॉट है। अगर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, सिंस मरकरी जो है सूर्य से सबसे ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट का क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो वेनस, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर भी पानी नहीं है, नो सफिशिएंट ऑक्सीजन यहाँ पर भी नहीं है। अब अर्थ के बारे में हम लोग जानते हैं। जहाँ सन का डायमीटर कितना था, 14 लाख किलोमीटर और 13 गुना भारी था, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। वहीं पर अर्थ का डाया कितना है, 12,760 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। लार्जेस्ट ऑफ इनर प्लैनेट में सबसे बड़ा यही है। ये जो है
23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे झुका हुआ है और इस तरह से यह 66.5 डिग्री अर्थ ऑर्बिट में प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट से बनाता है, क्योंकि 90 माइनस 23.5 जब आप कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 66.5 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट से। प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट और एक्सिस के बीच का एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री। तो अगर जो मान लीजिए ये अर्थ का एक्सिस है, ठीक है, इससे 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट कितना हो जाएगा, 66 डिग्री, इससे एंगल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं। तो क्वेश्चन अगर जो पूछता है अपने एक्सिस पे कितना झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री। इसको जो है अपने रोटेट करने पर, एक्सिस पे रोटेट करने में कितना टाइम लगता है, 23 आवर 56 मिनट 4.091 सेकेंड। ये याद रखिएगा, जिसको कि एक दिन भी बोलते हैं। और ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है, ठीक है, ना कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो याद रखिएगा, अर्थ किधर रोटेट करता है, वेस्ट से ईस्ट, ना कि ईस्ट से वेस्ट। ठीक है, इसे 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट लगता है रिवॉल्व अराउंड द सन, जिसको कि 1 ईयर भी बोलते हैं हम लोग। और हर एक 4 साल में ये 366 दिन हो जाता है। ठीक है, जिसको कि लीप ईयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में क्या अंतर है, फिर क्यों अंतर है। वाटरी प्लानट भी बोला जाता है इसको, ब्लू प्लानट भी बोला जाता है, क्योंकि जब हम लोग स्पेस से देखते हैं तो ये ब्लू कलर का दिखता है। इसके पास गोल्डी लॉक जोन है। चलिए आगे देखते हैं, इसके पास ओजोन लेयर है, मैंने पहले भी बताया। सन से इसका डिस्टेंस कितना है, 150 गुने 10⁶ किलोमीटर। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने मेंशन कर चुका है, 150 मिलियन किलोमीटर। अब मून के बारे में देखते हैं। मून जो है सैटेलाइट है सन का, ठीक है, उपग्रह है। तो हम देखते हैं, ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज मून, मतलब एक ही सैटेलाइट है। इसका डाया 3475 किलोमीटर, सरकमफेरेंस 10,864 किलोमीटर। अब हम लोग देखते हैं अपोजी फ्रॉम अर्थ जो है कितना है। अपोजी, मान लीजिए ये अगर जो अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर जो मून है, तो ये जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, और एक लार्जेस्ट डिस्टेंस, ये वाई जो है लार्जेस्ट डिस्टेंस होगा, और ये जो एक्स जो है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, उसको हम लोग, ये मून है और ये अर्थ है, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजी। ठीक है, और लार्जेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पेरिजी। ठीक है, तो अपोजी इसका जो होगा छोटा होगा पेरिजी से। तो अपोजी फ्रॉम अर्थ कितना है, 4,06,000 किलोमीटर। सॉरी, अपोजी जो है बड़ा होगा विथ रिस्पेक्ट टू पेरिजी। ये अगर जो अर्थ है और ये अगर जो मून है, तो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा अपोजी और ये वाला पार्ट जो हो जाएगा पेरिजी। ठीक है, ये मून है और ये अर्थ है, तो पेरिजी छोटा होगा। पेरिजी कितना हो जाएगा, 3,64,000 किलोमीटर, और अपोजी 4,06,000 किलोमीटर। कोई भी सिस्टम है, कोई भी इलिप्टिकल सिस्टम में यही होता है। जैसे ये अगर जो सन है, ये अगर जो अर्थ है, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, पेरिजी हो जाएगा, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ये अर्थ है, और ये जो है अपोजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सियल रोटेशन कितना दिन का है इसका, एक्सिस पे कितने दिन में रोटेट करता है, 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट में, 27.5 दिन, जिसको कि सिडरल मंथ भी बोलते हैं। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि 29.53 दिन को सिनोडिक मंथ भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको कि मून्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू सन बोला जाता है। मतलब सन के रिस्पेक्ट में ये पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो है 29.5 दिन का होता है, जिसको कि हम लोग सिनोडिक मंथ बोलते हैं। और सिड्रिक मंथ ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका है, अर्थ के रिस्पेक्ट में जो है 27.5 दिन का जो रिवॉल्यूशन होता है। तो ये हो गया। आगे हम लोग देखते हैं 59% सरफेस इज विजिबल टू अर्थ, ओनली 59% सरफेस जो है विजिबल टू अर्थ होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी को हमेशा डार्क रहता है। ठीक है, यहाँ पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बनता है मून में, जिसको कि जो कि डस्ट से मिलकर बना रहता है, और वो हमेशा डार्क रहता है। इसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई अपना लाइट नहीं है। ट्विलाइट का मतलब अपना लाइट होना, तो ये अपने लाइट से नहीं चमकता है, सूर्य के लाइट से चमकेगा या फिर किसी और स्टार के लाइट से चमकता है। इसके पास कोई साउंड नहीं है, नो साउंड, नो एटमॉस्फेयर, नो ट्विलाइट। लिबर्टी माउंटेन जो है यहाँ का हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है, लिबर्टी माउंटेन। और साइज ऑफ मून क्या है, 1/4 ऑफ सन है। तो देखिए 1/4 ऑफ अर्थ है। सन का साइज़ क्या है, 13 गुना ऑफ अर्थ। ठीक है,
और मून का साइज़ क्या है 1/4 ऑफ अर्थ। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सरफेस ग्रेविटी जहाँ अर्थ का क्या है जी, जो कि 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर सरफेस ग्रेविटी कितना है G/6। तो अगर जो कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, मास इंटू जी बराबर होता है वेट अपना, ठीक है, तो आपका अगर जो अर्थ पर वेट है 10 kg, सॉरी मान लीजिए 60 kg है, 60 kg सॉरी, अर्थ पर अगर जो आपका वेट है 60 न्यूटन का, ठीक है, तो मून पर आपका वेट कितना हो जाएगा 60/6, डेट इज़ 10 न्यूटन। ठीक है, मास चेंज नहीं करेगा, मास इज़ कांस्टेंट। ठीक है, चेंज करेगा वेट, तो क्वेश्चन भी पूछता है, क्योंकि वेट बराबर होता है मास इंटू जी एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन जो है मून पर G/6 से रिप्लेस हो जाएगा, तो वेट भी क्या हो जाएगा, वेट भी जो है बाई 6 से रिप्लेस हो जाएगा मून पर। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सेलिनोलॉजी, स्टडी ऑफ मून को सेलिनोलॉजी बोलते हैं। कॉस्मोलॉजी आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्टडी ऑफ यूनिवर्स को बोलते हैं। सेलिनोलॉजी स्टडी ऑफ मून को बोलते हैं, इसको फॉसिल प्लानट भी बोलते हैं। अब आते हैं मार्स के बारे में। मार्स को रेड प्लानट बोलते हैं। लाल ग्रह किसको बोलते हैं, मार्स, मार्स मतलब मंगल। ठीक है, फोर्ब्स एंड डेमो आर इट्स सैटेलाइट, 2 सैटेलाइट हैं इसके, ये क्वेश्चन में मैंने 2 लिखा है, और जिसका नाम है फोर्ब्स एंड डेमोस। चलिए अब आगे देखते हैं। जुपिटर, जुपिटर के 63 सैटेलाइट है। ये जो है लार्जेस्ट प्लानट ऑफ द अर्थ है, ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका है। लार्जेस्ट प्लानट ऑफ सोलर सिस्टम कौन सा है, जुपिटर, और सबसे छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट, मरकरी, जो कि सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। इसको विंटर प्लानट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -148 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, और यहाँ पर गैनीमा जो है, गैनीमेडा, वो लार्जेस्ट सैटेलाइट है। ठीक है, सोलर सिस्टम का ही लार्जेस्ट सैटेलाइट है, जो कि जुपिटर का ही है। ठीक है, जुपिटर के टोटल सैटेलाइट 63 हैं। सैटर्न के बारे में, जो कि शनि बोला जाता है, शनि के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सेकेंड लार्जेस्ट प्लानट जो है सैटर्न ही है ऑफ सोलर सिस्टम, इसके 21 सैटेलाइट है टोटल। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ये जो है ब्राइटेस्ट कंसेंट्रिक रिंग, मतलब सैटर्न जो है इसमें रिंग बना रहता है, इधर इसके आउटर सरफेस में हम लोग देखते हैं कि गैस से मिलकर जो है रिंग बना रहता है। ठीक है, मेड अप ऑफ आइस एंड आइस कवर डस्ट पार्टिकल। देखिए डस्ट पार्टिकल जो है आइस और आइस कवर डस्ट पार्टिकल से मिलकर इसका कंसेंट्रिक रिंग बना रहता है। टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न, तो याद रखिएगा टाइटन जो है लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं यूरेनस के बारे में। यूरेनस के टोटल 15 सैटेलाइट हैं, और ये जो है 4 टाइम्स हैवियर देन द साइज ऑफ अर्थ, 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। इसका कलर ग्रीनिश है, क्यों, क्योंकि मीथेन गैस जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है, इसी के कारण इसका कलर यूरेनस का ग्रीन है, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये पहला प्लानट है जो कि टेलीस्कोप के द्वारा डिस्कवर किया गया था, और ये जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है। ठीक है, जो कि वेनस भी जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है, और अर्थ का रिवोल्यूशन किधर होता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ऑलरेडी मैंने बता चुका है। और यूरेनस और वेनस का रिवोल्यूशन ईस्ट टू वेस्ट, याद रखिएगा। ए प्लानट ऑन इट्स ओन साइड इसको बोला जाता है। चलिए नेपच्यून का जो है 8 सैटेलाइट है, नेपच्यून के बारे में पढ़ते हैं। इसको यूरेनस की बहन बोला जाता है, तो यूरेनस की बहन किसको बोलते हैं, नेपच्यून को। सराउंडेड बाय मीथेन रिंग्स, मीथेन रिंग से सराउंडेड रहता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं एस्टेरॉयड के बारे में। ठीक है, एस्टेरॉयड को हम लोग माइनर प्लैनेट भी बोलते हैं। ये वो ऑब्जेक्ट रहते हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, मतलब सन के चारों तरफ रिवॉल्व किए रहते हैं। देखिए पढ़ते हैं। मोस्टली फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में ये लोग एस्टेरॉयड जो है, जिसको कि प्लैनेटॉइड्स भी बोलते हैं, जिसको कि माइनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, ये फाउंड रहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता भी है कि एस्टेरॉयड जनरली किसके किसके बीच में, किस किस प्लैनेट के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। बेल्ट ऑफ डेब्रिस विच फेल्ड टू असेंबल इन प्लैनेट्स कॉल्ड एस्टेरॉयड, ये बेल्ट ऑफ जो कि असेंबल नहीं हो पाते हैं प्लैनेट में, जैसे कोई बेल्ट डेब्रिस का कोई बेल्ट है जो कि प्लैनेट, जैसे मान लीजिए आपका ये मार्स प्लैनेट है। ठीक है, यहाँ पर कुछ टुकड़ा जो है इसका जो कि मार्स में नहीं जा रहा है। ठीक है, और तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्टेरॉयड। ठीक है, ये भी जो है सन का चारों चक्कर लगाता है।
मतलब प्लानेट की तरह ही। प्लानेट भी क्या करता है, सन का चारों चक्कर लगाता है इलिप्टिकल मैनर में, ठीक है, ये प्लानेट है। और ये भी एस्टेरॉयड जो है वो भी सन का चारों चक्कर लगाता है, क्योंकि इसको प्लानेट में होना था लेकिन ये प्लानेट में नहीं हो पाया, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एस्टेरॉयड। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये रोटेट करता है ऑन इट्स सन एक्सिस एवरी 5 to 20 आवर्स, ठीक है। और वन ऑफ द एस्टेरॉयड नेम इज ट्रोजन एस्टेरॉयड। 5 से 20 आवर में अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। अब हम लोग देखते हैं मेटियोर्स एंड मेटियोराइट्स के बारे में, ठीक है। मेटियोर्स क्या होता है, तो शूटिंग स्टार का हम लोग मेटियोर्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ स्टार आप लोग आकाश में देखते होंगे, ऐसे ऐसे टाइप का रहता है, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, और आप देखेंगे कि एकदम एक दिशा में जा रहा है, उसके पूछ ये एक दिशा में जा रहा है, लगता है जैसे शूट हो रहा है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार, मेटियोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये फ्रैगमेंट ऑफ रॉक्स होते हैं जो कि कॉजिंग टुवार्ड्स द अर्थ फ्रॉम ड्यू टू कोलिजन ऑफ एस्टेरॉयड विथ ऑर्निथन। जैसे दो कोलाइड अगर जो एक दूसरे से भिड़ जाएंगे, मतलब ये कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उससे छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे, और वो छोटा टुकड़ा क्या है, अर्थ की तरफ आने लगेगा, ठीक है। तो वही जो फ्रैगमेंट ऑफ रॉक्स हो जाएगा, सिंस एस्टेरॉयड भी तो रॉक से ही बनेंगे, ठीक है। रॉक्स जो बने, दो एस्टेरॉयड टकरा गए, ठीक है, तो इनसे जो है जो छोटा सा रॉक्स बना, ठीक है, वो क्या करता है, अर्थ की तरफ आने लगता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो मेटियोर्स है। ये जनरली स्मॉल रहते हैं, और जब तक ये अर्थ सरफेस पर पहुंचते हैं तब तक ये बर्न हो चुके होते हैं, ठीक है। और ये मेटियोराइट उसको बोलते हैं जब मेटियोर्स जो है, वही मेटियोर्स जो लार्ज रहते हैं और ये बर्न नहीं करते हैं कम्प्लीटली, दे लैंड ऑन द अर्थ, उसको क्या बोलेंगे, मेटियोराइट। तो मेटियोर्स और मेटियोराइट में अंतर समझिएगा। मेटियोर्स जो है ये अर्थ का अगर जो सरफेस है तो ये अर्थ पे आते आते बर्न होकर वैनिश हो जाता है, लेकिन मेटियोराइट्स क्या होगा, ये अर्थ पर जाकर गिर जाता है, ठीक है। इसका कुछ भाग जो है अर्थ पर गिर जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, मेटियोराइट्स, ठीक है। अब देखिए, अर्थ पर गिरने के लिए इसका साइज़ क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ताकि पूरा कम्प्लीटली बर्न ना करे। और इसको अर्थ पर गिरने के लिए क्या होना चाहिए, साइज़ छोटा चाहिए, क्योंकि आते आते जो है ये वैनिश हो सके, मतलब गायब हो सके, बर्न अप कम्प्लीटली हो सके। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं मेटियोर्स का साइज़ क्या होगा, स्मॉल, और मेटियोराइट्स का साइज़ बड़ा होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कॉमेट्स के बारे में। कॉमेट्स को हम लोग विजिटर ऑफ सोलर सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है 1000 साल लगा देता है अर्थ के अराउंड मूव करने में, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन में ये 1000 साल लगा देता है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ फ्रोजन गैसेज विच होल्ड टुगेदर रॉकी एंड मेटेलिक मटेरियल। फ्रोजन गैस से मिलकर बना रहता है, ठंडी गैस, ठंडा जो गैस है जो कि फ्रीज कर जाता है, ठीक है, उससे मिलकर बना रहता है। आगे हम लोग देखते हैं, इसका एक टेल होता है, एक पूंछ होता है, जो कि ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो टेल ऑफ द कॉमेट्स रहेगा, ठीक है, वो सन के तरफ रहेगा या फिर सन के अवे साइड रहेगा। तो याद रखिएगा, ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन, ठीक है, कॉमेट्स का जो, ठीक है। करेक्टराइज बाई लॉन्ग लूमिनस टेल, ठीक है, इसके लॉन्ग लूमिनस टेल रहते हैं, उससे करेक्टराइज होता है जो कि लाइट छोड़ रहा होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मतलब इसका एक पूछ रहता है, ठीक है, लॉन्ग लूमिनस टेल रहेगा, ऐसे रहेगा, और ये पूरा ब्राइट ब्राइट मतलब पूरा चमकीला रहता है, लूमिनस रहता है, ठीक है, उसी से ये करेक्टराइज। लेकिन टेल इसका क्या रहेगा, अवे फ्रॉम द सन, सन के दिशा में नहीं रहेगा, सन के अपोजिट दिशा में रहेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कोमा। व्हेन कॉमेट्स ट्रेवल क्लोज टू द सन द आइस मेल्ट्स टू ए हेड ऑफ गैसेस कॉल्ड कोमा, ठीक है। जब कॉमेट जो है सन के करीब जाता है तो आइस जो है मेल्ट कर जाता है, ठीक है, और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को सिंस देखिए फ्रोजन गैस से मिलकर क्या बना है, कॉमेट्स बना है आपका, ठीक है। तो ये कॉमेट्स जो है सन के नज़दीक पहुंचेगा, तो सन का सरफेस टेम्परेचर क्या है, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है, फ्रोजन गैस को गैस में बदल देगा, क्योंकि ये पहले सॉलिड में था, सॉलिड गैस को क्या बोल देगा, गैस में बदल देगा। तो उसी गैस को जो बदलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोमा। चलिए अब स्टार्स के बारे में हम लोग जान जाते हैं। स्टार का डिफिनेशन क्या है, हेवनली बॉडी मेजर ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस शाइनिंग बाय दियर ओन लाइट। प्लानट और स्टार में देखिए एक बेसिक अंतर है कि प्लानट जो है
प्लानिट का अपना कोई लाइट नहीं होता है, वो स्टार के लाइट से लाइटेड होते हैं। जैसे अर्थ को देखिए, अर्थ जो है सन का लाइट पड़ता है तभी हम लोग को लाइट आता है, सन का लाइट नहीं रहता है तब हम लोग को लाइट नहीं आता है। मैं इलेक्ट्रिसिटी लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, स्टार के पास लेकिन क्या है, सन एक स्टार है, स्टार के पास तो खुद का लाइट रहता है। ठीक है, तो हेवनली बॉडीज है जो कि मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस से मिलकर बना रहता है। ठीक है, जिसके पास इसका अपना लाइट होता है। सीम टू बी फिक्स्ड, ये फिक्स्ड रहते हैं जनरली। ठीक है, इसके अराउंड जो है रिवॉल्यूशन कर रहे होते हैं प्लानट या कोई और। क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ प्रोक्सिमा सेंचुरी आफ्टर सन, मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन है, सन, और नेक्स्ट क्लोजेस्ट कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, जिसको कि लाइट को आने में 4.2 लाइट ईयर्स अवे है। 10 के पावर 22 स्टार्स हैं टोटल इन द यूनिवर्स। अब देखते हैं हम लोग कैस्टिलेशंस किसको कहते हैं। कैस्टिलेशंस टू आइडेंटिफाई जो है रफली पोजीशन जो है स्टार का, मतलब स्टार तो है यूनिवर्स में, ये इतना बड़ा यूनिवर्स है, मिल्की वे गैलेक्सी है इतना बड़ा, उसमें स्टार्स कहाँ कहाँ पर है उसके पोजीशन को जानने के लिए जो है हम लोग स्काई को डिवाइड करते हैं इनटू यूनिट्स, उसी को क्या बोलते हैं, कैस्टिलेशन। तो कैस्टिलेशन से आप किसी भी यूनिवर्स में कोई स्टार कहाँ पर है उसका पोजीशन हम लोग बता सकते हैं। जैसे वर्गा हो गया, लिब्रा हो गया, लियो हो गया, कैंसर हो गया, एट्सेट्रा। ठीक है, गैलेक्सी के बारे में हम लोग जानते हैं, गैलेक्सी का साइज़ जनरली कितना है, 10⁻11 के ऑर्डर में है। ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी गैलेक्सी टोटल कितने हैं, 10⁻11। मिल्की वे गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं जो कि ये स्पाइरल इन शेप है, याद रखिएगा। देखते हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार डस्ट एंड लाइट गैसेज बाउंड टुगेदर बाय दियर ओन ग्रेविटी कॉल्ड गैलेक्सी। मतलब गैलेक्सी में ये स्टार्स रहते हैं, लाइट गैसेज रहते हैं जो कि एक दूसरे से बाउंड रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक दूसरे से जो जुड़े रहते हैं। मतलब गैलेक्सी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स, गैसेज, हॉट गैसेज, ये सब उनको क्या बोलते हैं हम लोग, गैलेक्सी। जैसे मिल्की वे गैलेक्सी हो गया, मिल्की वे गैलेक्सी में सन है, प्लानट है, ये सब। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी का साइज शेप कैसा है, स्पाइरल है। देखिए 10⁻5 लाइट ईयर्स इन डायमीटर है इसका, इसका डायमीटर कितना होगा, 10⁻5 लाइट ईयर्स। चलिए ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं। चलिए, कॉल्ड मिल्की वे एज इट अपीयर्स एज ए सॉफ्ट ग्लोइंग लाइट ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, 250 मिलियन ईयर्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन लगाने में इसको 250 मिलियन ईयर्स लगता है मिल्की वे को। लाइट ईयर के बारे में हम अब कुछ कुछ जानते हैं कि लाइट ईयर क्या होता है। एज मैंने बताया आपको पिछले वाले में कि 10⁵ लाइट ईयर जो है लगता है मिल्की वे को एक रिवॉल्यूशन करने में। तो लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर का डिफिनेशन देखिए, डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस है जो कि लाइट ट्रेवल करता है एक साल में। ठीक है, एट द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जिसको कि 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाइट ईयर में 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। एंड्रोमेडा एक टर्म मैंने आपको बताया था जो कि एक स्पाइरल गैलेक्सी ही है। ठीक है, अर्थ क्लोजेस्ट गैलेक्टिक नेबर है, मतलब अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट जो है गैलेक्टिक नेबर गैलेक्सी जो है वो कौन सा है, एंड्रोमेडा। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ के बारे में पाइथागोरस ने 572 से 500 BC में एक ग्रीक फिलोसफर थे, एक मैथमेटिशियन भी थे, जो कि बोले थे कि अर्थ का जो शेप है ग्लोब की तरफ है, तो ग्लोब की तरह है। ठीक है, तो याद रखिएगा अर्थ का शेप ग्लोब की तरफ है, किसने बताया था, पाइथागोरस ने बताया था। अर्थ इज ए स्फीयर। चलिए, अर्थ इज ए स्फीयर के बारे में अब पढ़ते हैं। देखिए, अर्थ के शेप के बारे में बहुत बहुत वैज्ञानिकों ने बहुत बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। जैसे अर्थ को ग्लोब की तरह बताया पाइथागोरस ने, उसी तरह अर्थ को स्फीयर की तरह भी बताया गया। इसमें बताया गया कि नॉर्थ पोल पर जो है पोल स्टार आर ऑलवेज कैन बी ऑब्जर्व एट 90 डिग्री इन द स्काई। ठीक है, एट द इक्वेटर एंगल बिकम्स जीरो, मतलब इक्वेटर पर एंगल जीरो होता है और पोल पर एंगल जो है 90 डिग्री रहता है। वो तो हम लोग लॉन्गिट्यूड में भी देखेंगे। तो इस तरह से प्रूफ होता है कि अर्थ जो है स्फीयर है। अर्थ जो है ऑब्लेट स्फेरॉइड है। ठीक है, इसके बारे में किसने बताया, तो इसका मतलब ये है, ये याद रखिएगा, अर्थ इज ए ऑब्लेट स्फेरॉइड। इसका मतलब ये है कि कंप्रेस्ड रहेगा पोल पर। ठीक है, और पोल होता है ये, जैसे ये वाला हो गया तो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, और बीच वाला जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, अगर जो ये अर्थ है
ठीक है, तो ऊपर वाले भाग को बोलते हैं नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल, और बीच वाले को इक्वेटर। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कंप्रेस्ड है एट द पोल एंड मेड बल्ज एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे फैला हुआ है, देखिए ये क्या है, फैला हुआ है, और कंप्रेस्ड है एट द पोल। ठीक है, तो अर्थ के वैसे साइज को क्या बोलते हैं, ऑब्लेट स्फेरॉइड बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिकल डेटा कुछ देख लेते हैं। अर्थ का एज कितना है, 4550 मिलियन ईयर्स। ठीक है, मास कितना है, 5.976 इंटू 10⁻24 kg। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है। 1.083 इंटू 10⁻24 लीटर जो है इसका वॉल्यूम है। इक्वेटोरियल डायमीटर इसका कितना है, 12,756 किलोमीटर। ठीक है, मतलब इक्वेटोरियल डायमीटर का मतलब है ये वाला डायमीटर, ये मैंने बताया था आपको इक्वेटर होता है, तो ये डायमीटर कितना है, 12,756 किलोमीटर। ठीक है, सरकमफेरेंस कितना है, 40,077 किलोमीटर। ये कुछ डेटा है जो आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा खनिज मिलेगा यहाँ पर, तो आयरन देखिए 35% है, फिर ऑक्सीजन है 30, सिलिकॉन 15%, और बाद बाकी अदर्स जो है वो डेटा मैंने दे दिया है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा कि आयरन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है 35%, फिर ऑक्सीजन। अब हम लोग कंटिनेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कंटिनेंट जिसका कि चलिए ठीक है, एशिया। तो कंटिनेंट हम लोग के कितने हैं, टोटल हम लोग के 6 कंटिनेंट है। 6 कंटिनेंट के बारे में अभी हम लोग स्टडी करेंगे। एशिया के बारे में पढ़ते हैं। एशिया जो है सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है। 30% ऑफ द वर्ल्ड का एरिया जो है एशिया के पास ही है। ठीक है, जैसे वर्ल्ड का एरिया अगर जो 100 है तो 30 भाग में क्या है, मात्र एशिया ही है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है, एशिया। इसका कितना है एरिया, 44, इसको बोल सकते हैं 44,579,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसका पॉपुलेशन कितना है, 4299 मिलियन। ठीक है, 2013 में ये एस्टिमेट किया गया था। हाईएस्ट पॉइंट हम लोग जानते हैं एशिया का कौन सा है, एवरेस्ट। एंड लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, डेड सी, जिसका कि -396.8 मीटर फ्रॉम सी लेवल है। ठीक है, एक सी लेवल जो है इसको देखा जाता है किसी भी कंटिनेंट में। ठीक है, इससे कितना ऊंचाई पर है और कितना नीचे है, तो 396 जो समुद्र का जो लेवल है उससे नीचे है आपका डेड सी। ठीक है, और इससे 8,848.86 मीटर। अभी लेटेस्ट का जो डेटा है, चाइना और नेपाल ने जो मेजर किया है एवरेस्ट का हाइट, वो 8,848.86 मीटर है। ठीक है, 0.86 मीटर और बढ़ा हुआ पाया गया। इतना पर है सी लेवल से, इतना पर है हाईएस्ट पॉइंट जो कि एवरेस्ट है। चलिए अब आगे देखते हैं अफ्रीका के बारे में। इसको एटलस माउंटेन भी बोलते हैं, एटलस माउंटेन सॉरी, इसी में मिलता है। पॉपुलेशन कितना है, 1033 मिलियन। एरिया कितना है, 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। आगे हम लोग देखते हैं किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है हाईएस्ट पॉइंट इस पर मिलता है, और लेक असाई जो है लोएस्ट पॉइंट इस पर मिलता है। किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो का हाइट कितना है, 5895 मीटर, और इसका कितना है, सी लेवल से 156.1 मीटर नीचे है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका के बारे में अब हम लोग देखते हैं। एरिया कितना है, 24,235,280 स्क्वायर किलोमीटर। 529 मिलियन इसका पॉपुलेशन है। इसका हाईएस्ट पॉइंट है मैककिनले, और डेथ वैली जो है -85.9 मीटर पर जो डेथ वैली है वो जो है इसका लोएस्ट पॉइंट है। साउथ अफ्रीका, इसका एरिया अप्रोक्सीमेटली 18 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन 386 मिलियन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बहुत कम है साउथ अमेरिका का। फिर से देखते हैं एकोंकाग्युआ जो है हाईएस्ट पीक है यहाँ पर, और लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, वाल्देस पेनिन, जो कि 39.9 मीटर है फ्रॉम बिलो द सी लेवल। अब आगे हम लोग देखते हैं यूरोप। एशिया के बाद यूरोप आता है। यूरोप जिसमें कि यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा मतलब यूरोप में जो जो कंट्री रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूरोपियन कंट्री। यूरोप का एरिया अप्रोक्सीमेटली कितना है, 10.5 स्क्वायर किलोमीटर बोल सकते हैं, 10.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन कितना है, 733 मिलियन।
2013 के सारे डेटा हैं जो भी मैंने पॉपुलेशन के दिए हैं। माउंट एल्ब्रस जो है हाईएस्ट पॉइंट है और लोएस्ट पॉइंट जो है कैस्पियन सी। तो ये याद रखिएगा, यूरोप का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, कैस्पियन सी, और एशिया का डेड सी, और माउंट एल्ब्रस जो है हाईएस्ट पॉइंट है, इसका -28 मीटर। ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, सबसे छोटा कंटिनेंट इसको बोला जाता है। तो याद रखिएगा स्मॉलेस्ट कंटिनेंट ऑफ अर्थ कौन सा है, ठीक है, कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसका देखिए, क्योंकि एरिया देखिए इसका मात्र 7.83 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बहुत छोटा है। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज ये कितना है, 32 मिलियन वाली। तो पॉपुलेशन वाइज भी सबसे छोटा कंटिनेंट यही हो गया। फिर से पुंकाक जया जो है इसका हाईएस्ट पीक है, और लेक आयर जो है इसका लोएस्ट पीक पॉइंट है। ठीक है, जो कि 15.8 मीटर बिलो द सी लेवल है। अब आगे हम लोग देखते हैं ओशियंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, महासागर। वो तो कंटिनेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, जहाँ पर कि हम लोग, कंटिनेंट क्या होता है, जहाँ पर कि हम लोग रहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, महाद्वीप, और ओशियंस को हम लोग क्या बोलते हैं, महासागर। तो अब हम लोग ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे। दे आर 4 मेन्स ओशियन ऑफ द अर्थ। ठीक है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्कटिक ओशियन। चलिए पैसिफिक ओशियंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फर्डिनेंड मैगलन नेम्ड इट एज पैसिफिक। एक खगोल शास्त्री हुआ करते, जियोलॉजिस्ट, जिन्होंने कि फर्डिनेंड मैगलन थे, जिन्होंने कि पैसिफिक इसका नाम दिया। पैसिफिक का नाम होता है सेलर और पीसफुल, मतलब शांत होता है। ठीक है, इसका एरिया कितना है, 166 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड पैसिफिक ओशियन ही है, मतलब सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। अब हम लोग यहाँ देखते हैं डीपेस्ट ओशियन विथ एवरेज, मतलब ये जो है डीपेस्ट ओशियन है जिसका कि एवरेज डेप्थ कितना है, 4200 मीटर। ठीक है, मैक्सिमा ट्रेंच यहाँ का वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच बोला जाता है, विथ ए डेप्थ ऑफ 11,033 मीटर। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, मैक्सिमा ट्रेंच, मैक्सियाना ट्रेंच जो है पैसिफिक ओशियन में पड़ता है, जो कि है डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द अर्थ है। ठीक है, आइलैंड ऑफ वोल्कानिक और कोरल ऑरिजिन हम लोग इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसी में रिंग ऑफ फायर भी होता है, और कॉन्ट्रैक्टिंग भी फेनोमेना भी जो है यहीं पर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वोल्केनिक एरप्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, और कोराल का ऑरिजिन जो है बहुत ज़्यादा होता है जलीय जीव का। ठीक है, रिंग ऑफ फायर यहीं पर एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन में पूछेगा रिंग ऑफ फायर कहाँ पर होता है, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग फेनोमेना भी यही होता है। अटलांटिक ओशियन के बारे में हम लोग जानते हैं, एरिया कितना है, 86 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, इसी को मतलब लार्जेस्ट कोस्ट लाइन जो है अटलांटिक ओशियन को ही बोला जाता है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन जो है, जैसे ये अगर जो अटलांटिक ओशियन है, तो कोस्ट लाइन का मतलब होता है यहाँ पर जो है, ये मान लीजिए ओशियन है, ओशियन का मतलब वाटर का सरफेस है, और सबसे ज़्यादा ज़मीन से जुड़ा हुआ जो सरफेस है, मतलब वो कौन सा है, तो ओशियन ये जल है, और यहाँ पर मान लीजिए ये किसी न किसी सरफेस से जुड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो सरफेस का जो पार्ट है जो जुड़ा हुआ है ओशियन, वो कौन सा है, अटलांटिक ओशियन में है। सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन इसी का है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बिजिएस्ट ओशियन फ्रॉम ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड और कॉमर्स जो है बहुत ज़्यादा होता है अटलांटिक ओशियन में। ये वाइडनिंग मतलब फैल रहा है, आते आते मतलब पहले अगर जो ऐसा था, तो दिन प्रतिदिन ये हम लोग देखते हैं इसका साइज़ जो है फैल ही रहा है, मतलब ये जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये फैल रहा है, और यहीं पर हम लोग पैसिफिक ओशियन को क्या देखते हैं, अगर जो साइज़ पहले ऐसा था, तो ये जो है धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये साइज़ जो है घट रहा है, घटते जा रहा है, और इसका साइज़ बढ़ते जा रहा है। तो याद रखिएगा वाइडनिंग। न्यू फाउंडलैंड एंड ब्रिटिश आइसलैंड आर मेजर आइलैंड। मेजर आइलैंड इसके कौन कौन से हैं, न्यू फाउंडलैंड और ब्रिटिश आइसल्स। ठीक है, वोल्केनिक आइलैंड्स आर बहुत कम, यहाँ पर वोल्केनिक एरप्शन होते हैं, वोल्केनो बहुत कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्यूबा, जमाइका, प्लूटो और आइसलैंड जो है मिलते हैं। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं इंडियन ओशियन के बारे में। ठीक है, इंडियन ओशियन का एरिया कितना है, 73 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये जो है अटलांटिक ओशियन से भी ज़्यादा डीपर है। ठीक है, इसमें आइलैंड कौन कौन से आते हैं, मडागास्कर जो कि अफ्रीका और इंडिया के बीच में पड़ता है, फिर से श्रीलंका जो कि इंडिया के साउथ में पड़ता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो मडागास्कर आइलैंड और श्रीलंका आइलैंड इंडियन ओशियन में पड़ता है। आर्कटिक ओशियन के बारे में हम लोग देखते हैं, 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, मतलब सबसे छोटा है ओशियन कौन सा है, आर्कटिक ओशियन।
उसके बाद सबसे छोटा इंडियन ओशियन, फिर अटलांटिक और फिर पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा। ठीक है, लाइज विद इन आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल के ऊपर जो है आर्कटिक सर्कल के विद इन में ही लाई करता है ये। ठीक है, आर्कटिक सर्कल क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। नॉर्थ पोल लाइज इन मिडिल ऑफ आर्कटिक ओशियन, नॉर्थ पोल जो है मिडिल ऑफ आर्कटिक ओशियन में लाई करता है। जैसे ये अगर जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, और ये जो है 23.5 डिग्री पर नॉर्थ पर आर्कटिक सर्कल होता है। ठीक है, तो इसके अंदर ही जो है ये लाई करता है, और इसका कुछ ऐसा रहता है, ये आर्कटिक ओशियन कुछ ऐसा रहता है कि यहाँ पर जो है नॉर्थ पोल जो है, ये वाला जो रीजन है, ये जो है आर्कटिक ओशियन में ही लाई करता है। ठीक है, मिडिल ऑफ द आर्कटिक ओशियन में लाई करता है। मतलब ये अगर जो नॉर्थ पोल है तो इसके इस तरफ भी, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरफ भी आर्कटिक ओशियन है और इसके इस तरफ भी आर्कटिक ओशियन ही है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं सैलोवेस्ट ऑफ ऑल ओशियन। सबसे सैलोवेस्ट ओशियन कौन सा है? आर्कटिक ओशियन। याद रखिएगा, एवरेज डेप्थ कितना है? 1500 मीटर, और इसमें सैलिनिटी बहुत कम होता है, मतलब इसमें जो है नमक की मात्रा बहुत कम होती है। ओशियन करंट किसको बोलते हैं? तो अब ये हम लोग का ओशियन का पार्ट ख़त्म हो गया है। अब हम लोग देखते हैं ओशियन करंट किसको बोलते हैं। तो फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन ए डिफिनिट डायरेक्शन विथ ए ग्रेटर इंटेंसिटी। ठीक है, एक डिफिनिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में बह रहा है तो इसी डायरेक्शन में बहेगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डेंसिटी से जब जो है वाटर का फ्लो होता है तो उसी को क्या बोलते हैं? ओशियनिक करंट बोलते हैं। ठीक है, एक इसका एक होता है हॉट करंट, एक होता है कोल्ड करंट। हॉट करंट क्या बोलते हैं? फ्लोइंग फ्रॉम द ट्रॉपिकल जोन ऑफ लोअर लैटिट्यूड टू हायर टेम्परेचर एंड सब पोलर जोन। ठीक है, तो ये पोलर जोन और सब पोलर जोन क्या होते हैं ये मैं आपको डिस्कस करूँगा बाद में। ठीक है, अभी आप बस पढ़ लीजिए कि ट्रॉपिकल जोन्स ऑफ लोअर एल्टीट्यूड से हायर टेम्परेचर में जो जाता है उसको क्या बोलते हैं? हॉट करंट। और ये जो है हायर टेम्परेचर से हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड में जो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्ड करंट। चलिए मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, ये जो होता है ये लैटिट्यूड ऐसे होता है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जो है ये आर्कटिक मैंने बता चुका है, यहाँ पर नॉर्थ पोल होता है, और इस डायरेक्शन में जो है 0 डिग्री साउथ हो जाएगा, सॉरी 90 डिग्री साउथ हो जाएगा, ये 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, और 0 डिग्री पे हमारा इक्वेटर रहता है। ठीक है, और ये 23.5 डिग्री साउथ है। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट है 90 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री नॉर्थ, इसी को हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि हायर लैटिट्यूड टू लोअर लैटिट्यूड। ठीक है, तो हायर लैटिट्यूड तो इधर ही होगा, 90 डिग्री है, इधर से इधर अगर जो जाएंगे, ठीक है, ओशियनिक करंट, समझिए बात को। ठीक है, इधर से इधर अगर जो ओशियनिक करंट ऐसे जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? कोल्ड करंट। और फिर इधर भी देखिए, इधर हायर टू लोअर, ठीक है, 90 डिग्री से इधर, तो इसको क्या बोलेंगे? कोल्ड करंट। इसका जस्ट अपोजिट हम लोग क्या बोलेंगे? हॉट करंट। ठीक है, एक्सेप्शन है इसमें इंडियन ओशियन, याद रखिएगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन जो है तो विद इन मानसून पर डिपेंड करता है, मानसून का जो विंड आता है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग बोलते भी हैं भारत के मौसम को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। बायोस्फीयर किसको बोलते हैं? द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पर लाइफ मतलब जीवन यापन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। हम लोग सब बायोस्फीयर में रह रहे हैं। ठीक है, अब कुछ स्फेयर मीन्स हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। लिथोस्फेयर क्या होता है? अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट विच इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लेयर। मतलब अपर मोस्ट लेयर जो है अर्थ का क्रस्ट, क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट जो है अर्थ का ऊपरी भाग को कहते हैं, और जहाँ पर लाइफ जो है एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिथोस्फेयर। सपोर्ट कर रहा है लाइफ को। ये जो है 29% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ को कवर करता है, मतलब 29% सरफेस एरिया को। हाइड्रोस्फीयर क्या बोलते हैं? ये जो है अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ को कवर करता है। हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर। ठीक है, तो वाटर जो है अवेलेबल है अर्थ पर, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? वो सब हाइड्रोस्फीयर में आता है। बायोस्फीयर का ही पार्ट है लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। तो वाटर वाला जो पार्ट है उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, और ज़मीनी जो पार्ट है
जिसमें सैंड हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, जहाँ पर लाइफ हम लोग का एग्जिस्ट करता है। हम लोग ज़मीन पर रहते हैं, पानी पर तो रहता नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, तो याद रखिएगा। चलिए लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। लैटीट्यूड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है कि लैटीट्यूड क्या होता है, फिर भी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। सर्कल ऑफ डिफरेंट साइज ऑन ग्लोब ऑफ अर्थ, ठीक है। एक नॉर्थ पोल होता है इसमें, जो कि 90 डिग्री नॉर्थ पे होता है, ऑलरेडी मैंने बता चुका है, 90 डिग्री नॉर्थ पे नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। लोटी एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, एक्सटेंड फ्रॉम पोल टू पोल, ये ऐसे ऐसे जो होता है, ठीक है, ये वाला लाइन जो कि 360 डिग्री का लाइन बनाता है, जो जिससे कि हम लोग का टाइम भी डिसाइड होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। जीरो लॉन्गिट्यूड किस जगह पे मिलता है हम लोग को, तो ग्रीनविच इंग्लैंड में, जिसको कि हम लोग प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इस फिगर में हम लोग लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को अच्छे से देख सकते हैं। तो देखिए ये जो है प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन पर क्या होता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। ये कहाँ पर है, इंग्लैंड में है, ग्रीनविच पर, तो याद रखिएगा, ठीक है। 0 डिग्री ईस्ट और वेस्ट को बोलते हैं। ये वाला जो हम लोग का पार्ट है, ऐसे ऐसे जो पार्ट गया है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। वहीं पर ये वाला जो पार्ट है, ये तो प्राइम मेरिडियन है, और ऐसे ऐसे करके सर्कल जो बनाएगा, ठीक है, 360 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर बनाएगा, ऐसे ऐसे करके सर्कल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड। तो हमेशा याद रखिएगा 0 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री साउथ पर क्या होगा, इक्वेटर एग्जिस्ट करेगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ पोल का क्या होगा, 90 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर क्या होगा, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ पर, ठीक है। सिंस ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, तो सबसे ऊपर भाग पे क्या होगा, नॉर्थ पोल, सबसे नीचे भाग पे साउथ पोल। चलिए नॉर्थ पोल 90 डिग्री, फिर से ये देखिए आर्कटिक सर्कल होता है, ठीक है, वो मैंने सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में आपको बता दिया था। आर्कटिक सर्कल होगा आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ पर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है 23.5 डिग्री साउथ पर, और अंटार्कटिक सर्कल जो है 66.5 डिग्री साउथ पर होगा। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि अंटार्कटिक सर्कल जो है कितने डिग्री लैटीट्यूड पे पाया जाता है, तो 66.5 डिग्री साउथ पर। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, और आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब कुछ अफ्रीका, ये सब कुछ महाद्वीप हैं जिसके बारे में कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एशिया, यूरोप, एशिया यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आर्कटिक ओशियन है, जो कि मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो ये सब कुछ पार्ट है जो कि आप देख सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लोकल टाइम जोन क्या होता है, ठीक है। 0 to 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट। जब 0 से 180 डिग्री ईस्ट जाएंगे, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, ठीक है। तो ईस्ट में जब हम जाते हैं तो टाइम पीरियड मेरा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और वेस्ट में जब जाते हैं तो टाइम पीरियड निगेटिव हो जाता है। देखिए ईस्ट वाला पॉजिटिव, वेस्ट वाला निगेटिव। मान लीजिए 180 डिग्री वेस्ट में गए, 180 डिग्री वेस्ट का मतलब क्या हुआ, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, ठीक है। 180 डिग्री वेस्ट का मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। इक्वेटर का सबसे लास्ट वाला पोर्शन यह क्या हो जाएगा, 180 डिग्री वेस्ट। तो यहाँ पर क्या हम लोग लिखे हैं, -180 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, +180 डिग्री। 180 डिग्री ईस्ट का पॉइंट ये हो जाएगा। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। 360 डिग्री में हम लोग जानते हैं कि 24 घंटे का रोटेशन करता है, तो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इससे आप याद रख सकते हैं 360 डिग्री में अगर जो 24 घंटे को का रिवॉल्यूशन करता है, तो एक घंटे में अर्थ कितना डिग्री घूमेगी, तो 360/24 जब करेंगे तो 15 डिग्री। 15 डिग्री का मतलब है, ठीक है, कि 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, 4 मिनट। अब सोचिए 15 डिग्री में 60 मिनट है, 1 घंटे, तो 1 डिग्री में कितना घूमेगी, 4 मिनट। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता भी है कि अगर जो यहाँ का टाइम है, मान लीजिए 6 बज रहा है, ठीक है, 6 बज रहा है, और ये 175 डिग्री सॉरी, यहाँ सरफेस ऑफ अर्थ पर एक जो है लॉन्गिट्यूड दे दिया गया है, मान लीजिए
ये 0 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, और यहाँ पर जो है 15 डिग्री ईस्ट है, और यहाँ पर अभी जो है 1 बज रहा है, ठीक है, 1 बजे रात है, तो यहाँ पर टाइम क्या होगा। तो देखिए ये कितना का डिस्टेंस तय किया, 15 डिग्री का, और 15 डिग्री में हम लोग क्या जानते हैं, 1 आवर का डिफरेंस आता है। सिंस हम लोग ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो टाइम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 बढ़ा है तो 1 में 1 हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि 1 आवर जो है एडवांस में चलेगा ये। तो ये इस पर कितना बज जाएगा, 2 बज जाएगा, 2 बजे रात हो रहा होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। डेट लाइन एंड यूनिवर्सल टाइम, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है आपको, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट कॉल ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम को यूनिवर्सल टाइम हम लोग बोलते हैं। यूनिवर्सल टाइम और डेट लाइन क्या होता है, तो बेरिंग स्ट्रेट में जो है ग्रीनविच मीन टाइम को हम लोग बोलते हैं कि ये यूनिवर्सल टाइम है। एक हम लोग आईएसटी के बारे में पढ़ते हैं, एक जीएमटी के बारे में। जैसे कोई मैच हो रहा होगा तो वहाँ पर जीएमटी लिखता है और आईएसटी दोनों लिखता है। ग्रीनविच जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको कि यूनिवर्सल टाइम भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। गोइंग वेस्ट में जो है हमारा डेट जो है 1 दिन एडवांस हो जाता है, ठीक है। और वहीं पर डेट गोज़ बैक बाय 1 डे गोइंग ईस्ट, जैसे हम लोग ईस्ट की तरफ जाते हैं तो डेट जो है एक दिन जो है कम होते जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है जैसे जैसे हम लोग वेस्ट की तरफ गए, ठीक है, ये जैसे अर्थ है तो यहाँ पर तो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री पर, ठीक है। और वेस्ट की तरफ हम लोग जाते हैं तो दिन क्या हो जाएगा, दिन हमारा जो है 1 दिन बढ़ते जाएगा, ठीक है, डेट। और ईस्ट की तरफ जाएंगे तो दिन जो है 1 दिन घट जाएगा। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं हीट जोन क्या होता है, ठीक है। तो हीट जोन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक टॉरिड जोन होता है। टॉरिड जोन क्या होता है, तो यहाँ पर देखते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो भी जोन होता है ना, जहाँ पर कि यहाँ पर तो इक्वेटर आ जाएगा, यहाँ पर जो है मैक्सिमम हीट रहता है, क्योंकि सूर्य जो है सामने ही रहता है, सन यहाँ पर सामने ही रहता है, इसीलिए इस जोन को क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं हम लोग 23.5 डिग्री नॉर्थ को। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ को। यहाँ पर मैक्सिमम हीट करता है, इसी को जो है हॉट जोन भी हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग फ्रीजिड जोन बोलते हैं, ठीक है। फ्रीजिड नाम से ही लग रहा है कि ठंडा जोन होगा, ठीक है। फ्रीजिड जोन बिटवीन नॉर्थ पोल एंड 23 डिग्री नॉर्थ एंड इन नॉर्दर्न स्फीयर एंड सिमिलरली फॉर साउदर्न स्फीयर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये 90 डिग्री नॉर्थ है, जिसको कि नॉर्थ पोल भी बोलते हैं, और ये जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये जो है 23.5 डिग्री साउथ है मान लीजिए, और यहाँ पर जो है साउथ पोल है जो कि 90 डिग्री साउथ पर है। तो ये वाला जोन जो है 90 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब टॉरिड जो जोन है उसको छोड़कर जो भी जोन बचा उसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिड, ठीक है। यहाँ पर ठंडा रहेगा मौसम। और ये वाला जोन को क्या बोलते हैं, ये वाले पूरे जोन को तो हम लोग टॉरिड जोन बोलेंगे, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं पेरीहिलन क्या होता है, मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है। नियरेस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पर अर्थ है, ठीक है, मान लीजिए ये बीच में सन है, ठीक है। सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगा अर्थ, तो मान लीजिए अर्थ एक ये पोजीशन पर है और एक अर्थ ये पोजीशन पर है, ये पोजीशन पर आ रहा है, ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा, अर्थ यहाँ है, अर्थ यहाँ है। तो नियरेस्ट डिस्टेंस जो है ना उसको हम लोग बोलते हैं पेरीहिलन, और एपेहिलन बोलते हैं जो कि है जब सन जो है अर्थ से लार्जेस्ट डिस्टेंस पर रहता है, ये वाला डिस्टेंस, इसको बोलते हैं एपेहिलन और इसको बोलते हैं पेरीहिलन। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर यही बोल रहा है एक्स जो है मैक्स रहेगा उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम रहेगा एपेहिलन, और वाई जो है मिनिमम रहेगा उसको पेरीहिलन। सोलिस्टाइस के बारे में हम लोग देखते हैं। वन ऑफ द 2 डेज इन ए ईयर व्हेन सन रीचेज ग्रेटेस्ट एल्टीट्यूड, मतलब नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर इज डायरेक्टली ओवरहेड अलोंग वन ऑफ द लाइन्स ऑफ ट्रॉपिक्स, ठीक है। एक मतलब 2 डेट में से एक डेट को एक साल में जब सन जो है सबसे ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे रहता है नॉर्थ में या साउथ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर से जो है सबसे ज़्यादा में ऑल्टीट्यूड में रहेगा, मतलब सबसे ज़्यादा डिस्टेंस में जो रहेगा
उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलिस्टाइस। इसके बारे में हम लोग और डीप में पढ़ेंगे, अभी समर सोल्टाइस और विंटर सोल्टाइस आएगा तो उसमें आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, सिंस जो है अर्थ जो है सन से दूरी जो है अल्टीट्यूड मतलब दूरी जो है सबसे ज़्यादा जब रहेगा ना तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलिस्टाइस। अब समर सोल्टाइस क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न एंड वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब लॉन्गेस्ट डे जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और लॉन्गेस्ट डे जो है साउदर्न हेमिस्फेयर में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समर सोल्स्टिस। तो 21 जून को हम लोग देखते हैं समर इज हॉट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, यहाँ से जो है यहाँ पर अगर जो सन आ गया, ठीक है, सन जो है हाईएस्ट अल्टीट्यूड में रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो उसको क्या बोलेंगे, सेलिस्ट्यूड। और समर में जो है ये लॉन्गेस्ट डे को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि सन अगर जो आ गया तो उस समय क्या रहेगा, दिन ज़्यादा होगा। सन अगर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, ठीक है, 23.5 डिग्री वाले के पास यहाँ पर सन है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, रोशनी जो है ज़्यादा देर तक रहेगा अर्थ के पास, ठीक है, सन का रोशनी। तो सन का रोशनी जितना देर तक रहेगा उतने देर तक ही हम बोलते हैं कि अच्छा दिन है आज। ठीक है, तो दिन जो है सबसे लार्जेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो बोला जाता है 21 जून को बोला जाता है, जो कि सन ओवर हेड टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सामने रहता है। वही विंटर सोल्स्टिस 22 दिसंबर को हम लोग बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास रहता है। ठीक है, 23 डिग्री साउथ के पास रहता है सन। ठीक है, सन यहाँ पर रहेगा, उसको क्या बोलेंगे कि 22 दिसंबर, ये जो है शॉर्टेस्ट डे रहता है। ठीक है, नॉर्दर्न एंड लॉन्गेस्ट इन साउदर्न। क्यों, देखिए, जब सन आपका यहाँ पर है, सन आपका यहाँ पर है, ठीक है, तो इधर तो क्या होगा, इधर तो अंधेरा रहेगा। ठीक है, क्योंकि सन यहाँ पर है नहीं, साउथ वाले पार्ट में है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो कि इधर है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इधर जो है इसको साउदर्न हेमिस्फेयर जो बोलते हैं, तो साउदर्न हेमिस्फेयर के पास सन है तो सबसे बड़ा दिन तो इधर ही होगा ना, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के पास सन है तो सबसे बड़ा दिन इधर होगा। तो 2 दिन आता है, एक 21 जून आता है। 21 जून के दिन क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे बड़ा दिन होगा, और 21 जून में साउदर्न हेमिस्फेयर में सबसे छोटा दिन होगा। और 22 दिसंबर इधर आता है, 22 दिसंबर में साउदर्न हेमिस्फेयर में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। इस दिन रात बड़ा होगा। चलिए ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं, आगे इक्विनॉक्सेस के बारे में हम लोग देखते हैं। 2 डेज इन ए ईयर ऑन अर्थ वेयर डे एंड नाइट आर इक्वल, जहाँ पर रात और दिन दोनों दिन इक्वल हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्सेस। वर्नियर इक्विनॉक्सेस 21 मार्च को बोलते हैं, जो कि स्प्रिंग इक्विनॉक्सेस के नाम से भी जानते हैं। ऑटमेनर इक्विनॉक्स जो कि 23 सितंबर को बोलते हैं। इसमें जो है 21 मार्च और 23 सितंबर याद रखिएगा, इस दिन रात और दिन दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, अर्थ एक्सिस इज 90 डिग्री टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सन। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, कि अर्थ का एक्सिस जो है 90 डिग्री रहता है टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सन। ठीक है, अर्थ का मान लीजिए एक्सिस है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ, यहाँ पर सन होगा और यहाँ पर मान लीजिए अर्थ है और ये एक्स का एक्सिस है। ठीक है, तो लाइन ज्वाइन कर रहा है सेंटर ऑफ अर्थ और सन को, और ये एक्सिस, ये दोनों के बीच में जो है एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। इसी बात को ये बोल रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, मिडनाइट सन अकर्स इन आर्कटिक और अंटार्कटिक जोन अराउंड मिड समर वेयर सन डज नॉट सिंक बिलो हॉरिजॉन थ्रू आउट 24 आवर ऑफ द डे एंड हेंस सीन एट मिडनाइट। मिडनाइट सन उसको बोलते हैं जो कि आर्कटिक और अंटार्कटिक जोन में ये जनरली मिलते हैं। ठीक है, जहाँ पर कि जो है सन जो है मिडनाइट में हम लोग को दिखाई देते हैं। और वो जगह कौन सा है जहाँ, जिसको कि प्लेस ऑफ मिडनाइट सन बोलते हैं। तो प्लेस ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को हम लोग बोलते हैं। नॉर्वे आप लोग जानते भी होंगे, सबसे खुशहाल देश की रैंक इधर जारी हुआ था, हैप्पीनेस कंट्री, उसमें जो है सबसे टॉप पर नॉर्वे ही आया था। अब हम लोग देखते हैं इक्लिप्स। इक्लिप्स जो कि बोला भी जाता है कि ग्रहण लग गया, उस दिन नहाओ नहीं, या फिर जो भी नियम रहते हैं लेडीज़ लोग या फिर जेंट्स लोग फॉलो करते हैं हमारे कुछ रिलीजन में। ठीक है, जब सन मून और अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इक्लिप्स। तो एक होता है सन इक्लिप्स सूर्य ग्रहण, एक होता है मून इक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो जब मून जो है सन और अर्थ के बीच में आता है, सन ये हो गया अर्थ हो गया, इसके बीच में जब मून आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सन इक्लिप्स लग गया।
ठीक है। और वहीं जो है जब अर्थ जो है मून और सन के बीच में आ जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि मून इक्लिप्स लग गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। मून पासेज डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ सन सच दैट इज शैडो लाइज ऑन अर्थ, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं सिंस जो है, देखिए यहाँ पर सन है, यहाँ पर अर्थ है, सन से तो लाइट आ रही है, तो सन से मून जो है बीच में आ गया, तो अर्थ पर क्या होगा, इसका शैडो पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मून जो है सन और अर्थ के बीच में आ गया। ये तो लाइट देता है, इसका खुद का तो लाइट है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो शैडो अर्थ पर गिरता है किस इक्लिप्स में, तो सूर्य ग्रहण के टाइम, ठीक है। और चंद्र ग्रहण में क्या होगा, शैडो ऑफ अर्थ ऑन मून, क्योंकि अर्थ जो है बीच में रहता है, ठीक है। सन से लाइट आई अर्थ पर, और अर्थ जो है मून और सन के बीच में है, इसलिए मून पर जो है अर्थ का शैडो पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं लूनार इक्लिप्स के बारे में। फुल मून के दिन, मतलब पूर्ण चंद्र, जिस दिन हम लोग को पूरा चांद भी जो है ब्राइटेस्ट दिखाई देता है, जिसको हम लोग बोलते भी हैं कि चंद्र ग्रहण, ठीक है, लूनार इक्लिप्स, ठीक है। फुल मून के दिन ये दिखाई देता है, मतलब जिस दिन हम लोग को पूरा चांद दिखाई देता है उसी दिन जो है लूनार इक्लिप्स लगता है। चलिए, एक साल में कितने इक्लिप्स लगते हैं, 7 इक्लिप्स लगते हैं, याद रखिएगा। ग्रहण मतलब साल में 7 ग्रहण लगते हैं। एटमॉस्फेयर के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर जो है जनरली हम लोग का जो है 1000 किलोमीटर से बिलो वाले सरफेस को बोला जाता है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। अर्थ में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला खनिज कौन सा है, Fe 35%, ठीक है, याद रखिएगा। और O2 जो है 30% सेकेंड नंबर पर है। और वहीं एटमॉस्फेयर में पूछेगा, अर्थ एटमॉस्फेयर में तब कौन सा है, नाइट्रोजन गैस 78%, ऑक्सीजन जो है 21%, फिर आर्गन आते हैं, CO2 आते हैं, और रेस्ट जो है अदर गैसेज आते हैं। अब लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो टोटल कितने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं जो कि 1000 किलोमीटर के अंदर में आ जाते हैं, तो 5 लेयर हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। इन पांचों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ट्रोपोस्फेयर के बारे में, ठीक है, 18 किलोमीटर इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर पोल पे ये लाई करता है, मतलब ये इक्वेटर हो गया। और पोल के बारे में अब मैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। तो 18 किलोमीटर इक्वेटर पर, 8 किलोमीटर पोल पर लाई करता है। ये जो है जैसे जैसे हाइट हम लोग बढ़ते जाते हैं ट्रोपोस्फेयर से, ये सबसे नीचे वाला एटमॉस्फेयर का सबसे निचला पार्ट जो है ट्रोपोस्फेयर ही बोलता है। जैसे जैसे हम लोग हाइट ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है घटते जाता है, ठीक है। तो हाइट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहता है ट्रोपोस्फेयर में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा गैसेज ट्रोपोस्फेयर में पाए जाते हैं। वेदर जो है यहाँ पर चेंज करते हैं। ट्रोपोपॉज उस हाइट को बोलते हैं जहाँ पर कि टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ करने लगता है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि जैसे जैसे हाइट पे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ करना लगेगा, ठीक है। तो जहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होकर -58 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रोपोपॉज आ गया, ठीक है, ट्रोपोपॉज, याद रखिएगा। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होगा, 50 किलोमीटर तक के सरफेस एटमॉस्फेयर का ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 1000 किलोमीटर सरफेस तक एटमॉस्फेयर, 18 किलोमीटर तक इक्वेटर से कितना हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोपॉज से जो कि -58 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ से 50 किलोमीटर तक वो कौन सा होता है, स्ट्रेटोस्फेयर का लेयर रहता है। यहीं पर जो है ओजोन गैस मिलता है। ओजोन गैस के बारे में ऑलरेडी मैंने बता चुका है कि प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ गैसेज रहता है, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को जो कि सन से आ रहा होता है उसको रोकता है। और इसे हम लोग क्या होता है कि टेम्परेचर जो है अर्थ पर हम लोग को बहुत कम मिलता है, ठीक है। टेम्परेचर जो है इस स्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में इंक्रीज़ करता है 4 डिग्री सेल्सियस से। आइडियल फ्लाइंग कंडीशन यहीं पर होता है, मतलब अगर जो किसी को फ्लाई करना है तो फ्लाइंग कंडीशन आइडियल यही होता है। किसी को नहीं, मतलब मनुष्य तो फ्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बर्ड्स या फिर और कोई भी। अब हम लोग देखते हैं ट्रोपोस्फेयर। एंड ऑफ ट्रोपोस्फेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर का अंत हो गया 50 किलोमीटर पर, उसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग मेसोस्फेयर के बारे में आते हैं, ठीक है। तो 50 से 80 किलोमीटर के हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोस्फेयर। टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ करता है, अगेन
यहाँ पर हम लोग देखे थे टेम्परेचर डिक्रीज करता है हाइट से, हाइट जैसे जैसे बढ़ता है यहाँ पर इंक्रीज कर जाता है 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ फिर डिक्रीज करता है -90 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ टेम्परेचर आ जाता है। अब देखते हैं हम लोग थर्मोस्फेयर नेक्स्ट लेयर जो है 80 से 640 किलोमीटर तक के एरिया को ये कवर करता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे हम लोग ऊपर हाइट को कवर करता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, यहाँ पर भी देखिए यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज़ किया हाइट के साथ, फिर इंक्रीज़ किया 4 डिग्री सेल्सियस, फिर डिक्रीज़ किया, फिर यहाँ इंक्रीज़ करता है। एक्सरे और यूवी रेडिएशन ऑफ सन का एब्जॉर्प्शन जो है इसी लेयर में होता है, ठीक है। मतलब एक्सरे और यूवी जो रेडिएशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ओजोन लेयर में कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो है सन से आता है, ठीक है। तो सन का जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी में एक आयनोस्फीयर आता है, ठीक है। आयनोस्फीयर क्वेश्चन में पूछता भी आयनोस्फीयर क्या होता है, तो गैस को जो है पॉजिटिव और निगेटिव आयन में ब्रेक कर जाता है। पॉजिटिव प्लस निगेटिव आयन में जो ब्रेक करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे एटमॉस्फेयर को क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर।